सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश मलिक और एडिकोर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन वीडियो सीरीज फॉर फिजिक्स। और हमारा पहला टॉपिक जो है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और हम एक वीडियो में पूरा का पूरा न्यूटन्स लॉज कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्लाइड। तो पहला हमारे पास है ये कंस्ट्रेंट मोशन। हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट में मेजरली डिवाइड किया है। वो ये है कंस्ट्रेंट मोशन, लॉस ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। तो पहला पार्ट है कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन का अगर मैं आपसे आसान भाषा में मतलब पूछूं तो कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब होता है मोशन अंडर कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन। कोई भी मोशन जो किसी कंडीशन के अंदर हो रहा है या कोई रेस्ट्रिक्शन है, उस मोशन को कंस्ट्रेंट मोशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। पहला डायग्राम आपको दिख रहा है, ये मेरा एक ब्लॉक है, ओके। और इस ब्लॉक पर मैं कह रहा हूं कि कुछ इस तरीके से एक फोर्स है F, वो लग रही है। तो क्या होगा अगर सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, तो क्या होगा कि ये इस लाइन के अलोंग चलने लगेगा। ठीक है, और जैसे ये यहां पहुंचेगा, फिर ये बॉडी आगे, अगर फोर्स लग रही है तो यहां पर ये हो जाएगा इसका फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, सिंपल चीज। इसी तरीके से अगर आप इंक्लाइंड प्लेन पर देखो, तो अगर सारे सरफेसेस स्मूथ है तो हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे रहता है। तो इस ब्लॉक का एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जो कि बराबर होगा जी साइन थीटा के। अगर हमारा ये एंगल थीटा है तो ये यहां तक कैसे जाएगा, और इसके बाद ये ब्लॉक भी अपना फ्री फॉल मोशन करेगा। बात करते हैं, मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, लेट्स से ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, और इसको मैं पुल कर रहा हूं किसी फोर्स F से। तो ये स्ट्रिंग्स है, तो यहां पर टेंशन लगेगी एट ऑल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो लेट अस से अगर इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v क्या होगी, अगर स्ट्रिंग टॉट है तो va vb इक्वल होंगे। ठीक है, इतनी सी चीज आप लोगों की समझ में आनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं, अगर ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, ये है मेरी रिजिड बॉडी। तो ये रिजिड बॉडी है, और अगर मैं कहूं कि ये वेलोसिटी कुछ v0 से मूव करे, तो रिजिड बॉडी का मतलब भी क्या होता है कि अगर पूरी बॉडी किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी। अगर ये पार्टिकल हमारा अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तीनों की वेलोसिटी v0 होगी, जो कि हमारी रिजिड बॉडी की वेलोसिटी है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन ऑफ टू कनेक्टेड बॉडीज, तो इसको मैं एक लॉन्ग मेथड से बताऊंगा, एक शॉर्ट मेथड। फटाफट बताऊंगा बिल्कुल, क्योंकि हमें क्रिस्प चीजें रखनी है यहाँ पर। तो लेट अस से कि ये हमारा L1 लेंथ है, ये हमारी L2 लेंथ है, ये हमारा ब्लॉक A है, ये हमारा ब्लॉक B है। तो मैं कह रहा हूं कि हमारा ब्लॉक A जो है उसकी वेलोसिटी है यहाँ VA, और ब्लॉक B हैवी है तो इसकी वेलोसिटी VB। तो मैं क्या कह रहा हूं कि VA क्या हो जाएगा, माइनस dl1 बाई dt, क्योंकि लेंथ L1 जो है वो छोटी हो रही है, पुली ये रोल करेगा। ठीक है, स्लाइड होगी इस पर स्ट्रिंग। तो VB कितना हो जाएगा, प्लस का dl2 बाई dt। इसमें कोई दिक्कत, हमें पता है L1 प्लस L2 टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, जो कि हमने अज्यूम कर लिया LS। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दूं with respect to time on both the sides, I will get dl1 by dt plus dl2 by dt is equals to 0, और यहां से मेरे पास आ जाएगा माइनस va प्लस vb is equals to 0, और यहां से मेरे पास आ जाएगा va is equals to vb। और अगर मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूं तो एक्सेलरेशन का रिलेशन भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज, पर हमें हर क्वेश्चन में इतने लंबे मेथड से नहीं जाना। यहां पर हम ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि आप बात को समझो, आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ मिनट ही होंगी।
तो आपको फटाफट सॉल्व करना है। हो सकता है कहीं जगह शॉर्ट ट्रिक ना लगे, मोस्टली हर केसेस में लग जाएगी। अगर ना लगे तो मैंने आपको फटाफट लंबा मेथड बता दिया। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि फॉर कनेक्टेड बॉडीज स्पीड, velocity, acceleration remains same along the same line। मतलब क्या है इस चीज का, ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको ये याद रखनी है। मतलब कैसे समझेंगे कि अगर ये इस स्ट्रिंग को देखो तो हमारी पूरी स्ट्रिंग एक ही है, कहीं से स्ट्रिंग डिस्कनेक्ट नहीं हो रही है, एक ही स्ट्रिंग को पुली के ऊपर रोल किया गया है, तो एक ही स्ट्रिंग है। अंडर टॉट कंडीशन, हमने पहले ही बोला है कि ये हमारा एक एटवर्ड्स मशीन है, तो स्ट्रिंग टॉट रहेगी, और स्ट्रिंग है आइडियल विच इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। तो हम क्या कह सकते हैं कि VA विल बी इक्वल्स टू VB एंड एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ B। सिंपल सी चीज है, आपको यही ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रेंट मोशन के सेकंड पॉइंट पर, जो कि है कंस्ट्रेंट रिलेशन ऑफ मूवेबल पुली सिस्टम्स। अब इसको समझने के लिए मैं लंबा मेथड नहीं बताऊंगा, इसके बेसिकली दो मेथड होते हैं। एक तो पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट, जो कि हमने एटवुड मशीन में अभी लंबा वाला मेथड लगाया। दूसरा मेथड होता है वर्क डन मेथड, जो कि हमारी शॉर्ट ट्रिक है, जो हमें याद रखनी है। तो उसके लिए क्या कहेंगे, तो मैं यहां पर कहूंगा कि नेट वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स विल बी 0। अब टेंशन फोर्स कैसे है उसको समझना। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट इरेज इट क्विकली। कि नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज 0। अब अगर ये मेरा ब्लॉक A है, ये मेरा ब्लॉक B है, तो इस पर फोर्सेस देखो, तो यहाँ टेंशन, स्ट्रिंग सेम है, तो सारी टेंशन क्या सेम रहेगी, बिल्कुल रहेगी टेंशन। और यहाँ पर टेंशन T और यहाँ पर टेंशन T, तो यहाँ पर T ऊपर है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में यहाँ पर आ जाएगी 2T। इतनी सी चीज आपको समझ में आई। आपको इसी तरीके से खेलना है बस, और फिर कैलकुलेशन करनी है, जो कि मैं आपको क्वेश्चंस में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आप लोगों की समझ में आई है, यहाँ तक कोई समस्या वाली बात नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशन ऑफ वेज ब्लॉक। तो इसमें भी कुछ लेना देना नहीं है, कुछ ज्यादा भारी बात नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो कि ये हमारा ब्लॉक A है और ये है ब्लॉक B, तो एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो टेंशन T। अब मैं इस चीज को डिटेल में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये 1 वीडियो सीरीज है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बेसिक सी चीज आप लोगों को आती होगी कि फोर्सेस कैसे अज्यूम करने, कैसे मानने। तो अगर ये मेरा ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी V ऑफ VA एंड एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन A। तो मेरे पास, मैं यहाँ पर रिज्यूम कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B। तो एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B इज सेम एज एक्सेलरेशन ऑफ A। सिंपल सी चीज है। अगर आपसे विद रिस्पेक्ट टू किसी चीज के बारे में पूछ लिया जाए कि भैया डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन हम बता सकते हैं। अगर वेक्टोरियली पूछ लिया जाए तो नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कोई, मैं नहीं मानता इसमें कोई दिक्कत आई होगी। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम पे, और पहली प्रॉब्लम हमारी ये है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। तो थीटा हमारा है ये एंगल, ठीक है, और हमें कहा गया है कि दिस वेलोसिटी ऑफ दिस जीप इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर ये मेरा ब्लॉक है A और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में VA है, तो मुझे VA बताना है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर अ सिस्टम ऑफ कनेक्टेड बॉडीज द फोर्स अलोंग द सेम लाइन विल बी सेम, दैट इज फोर्स अलोंग दिस स्ट्रिंग विल बी सेम। तो मैं कह सकता हूं कि VA का अगर cos थीटा का कंपोनेंट देखा जाए, वो बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ दिस जीप। तो यहां से मेरे पास VA एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ जाता है VJ sec थीटा,
और यहां से अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 10 और सेक 30 डिग्रीज आ जाता है हमारे पास 2/√3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/√3 से तो मेरे पास VA आ जाएगा 20/√3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, इतनी सी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। वीडियो फटाफट होगी क्योंकि एक वीडियो में मुझे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाने हैं। तो अगला है मेरा क्वेश्चन कि ये मेरे पास एक कुछ सिस्टम है, ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ, ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ, पहले ही बता रहा हूं सर्फेसेस आर स्मूथ, और ये मेरा ब्लॉक है, इसका मास हमें क्या दिया गया है, मास वास की बात नहीं करनी है यहाँ पर, कंस्ट्रेंट मोशन है, सिंपल कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाने। तो मेरे से कहा गया है कि अगर मेरा ये ब्लॉक है वेज, ये मेरा यहां से ये ए है और ये है बी, तो ये मेरा VA जो है वो हमें दे रखा है कुछ वैल्यू क्या दी गई है 10, VA दिया है मुझे 10 मीटर्स पर सेकेंड, और मुझसे कहा गया है कि ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो हमें निकालना है कि अगर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक भी VB ऊपर है, तो एक बात को समझो कि VB ऊपर कैसे आई। इसको एक बार काट दो, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आप लोग इसको समझो, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कि देखो ये मेरा ब्लॉक है VA, अब ये आगे जा रहा है तो ये जो स्ट्रिंग है ये ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी, यहां से ऊपर जाएगी। ठीक है, मैं अगर सिचुएशन बनाऊं तो कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, थोड़ी देर बाद स्ट्रिंग जो है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, तो इसका मतलब कि यहां से ये कुछ हाइट ऊपर गई है, तो मतलब ये स्ट्रिंग ऊपर जाएगी, तो ब्लॉक हमारा भी ऊपर जाएगा विद वेलोसिटी VB लेटस से। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सी टेक्निक लगाने वाले हैं, वो ये है कि अगर ब्लॉक V की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में VA है, ये एंगल मेरा थीटा हो जाए, ये एंगल अगर थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा कि VB इज इक्वल्स टू VA कॉस ऑफ थीटा। तो ये मैंने जान के यहां पर इसलिए किया क्योंकि इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हमारा आंसर जो है ये गलत है, मैंने जान के इसलिए किया क्योंकि ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है उसको देखो, सबसे पहले मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो ये मेरा ब्लॉक AB, VA दे दिया हमें, वेलोसिटी दी हुई है और ये हो गया 30 डिग्रीज। ठीक है, और ये हमारा VB, ये थीटा है बेसिकली, जब थीटा 30 डिग्री हो जाए तब हमें वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक निकालनी है B, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B निकालनी है हमें। तो यहां पर देखो आप क्या लेंथ कंसीडर करो, सबसे पहले लेंथ कंसीडर करो कि टोटल स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो L है। ठीक है, फिर आप इस लेंथ को कंसीडर कर लो X, ठीक है, और इस लेंथ को कंसीडर कर लो Y। तो ये लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो हो जाएगी L माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इतनी सी चीज समझ में आई होगी। तो अब बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं कि VA क्या होगा, वो होगा ये जो x है ये बढ़ रहा है तो मतलब प्लस dx/dt, और मेरा जो VB है वो क्या होगा, वो घट रहा है तो ये हो जाएगा माइनस dy/dt। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मैं इस हाइट को h मान लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी, बेसिकली अगर ये टोटल लेंथ में s मान लूं तो हो जाएगा s माइनस एक्स, तो मेरे पास आ जाता है s माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू L माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज है, डिफरेंशिएट करो दोनों साइड तो आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ s माइनस एक्स और
माइनस डी एक्स बाई डी टी मतलब माइनस वी ए प्लस टू, ये जीरो हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एल माइनस एक्स प्लस वाई, और साथ में आ जाएगा वी ए माइनस वी। यहां से जब आप सेग्रीगेट करोगे इनको, जो कि आपका काम है, तो ये आ जाएगा वी बी इज इक्वल्स टू वी ए एंड इट विल बी 1 माइनस एस माइनस एक्स अपॉन एल माइनस एक्स प्लस वाई। इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखना चाह रहा हूं मैं, इसलिए आप समझो कैलकुलेशन जल्दी हो रही है। तो यहां जाएगा वी ए 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, सिंपल कैलकुलेट कर लो। तो वी बी जो है आपके पास वो आ जाएगा 5 2 माइनस रूट 3। आई नो बहुत ज्यादा जल्दी कैलकुलेशन करिए, नहीं समझ में आई वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लो, पर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, ठीक है। आई होप इतनी चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो अब है मेरा आपके पास एक ये क्वेश्चन है कि नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन, कि अगर मैं फ्रिक्शन सारे सरफेसेस को नेग्लेक्ट कर दूं तो फिर आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ एम, एम 2m एंड 3m। अब m 2m 3m क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो हम बात करें कि ये हमारा ब्लॉक है, इसका मास है m, इस ब्लॉक का मास है 2m और इस ब्लॉक का मास है 3m, ठीक है। तो ये कांटेक्ट में, ये थोड़ा मैं दिखाना भूल गया, ये कांटेक्ट में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो कि ये मेरा मास 3m है, ठीक है। देखो सबसे पहले 2m है तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। लेट अस से एक्सेलरेशन इसका a2 है, ठीक है। और जब ये नीचे जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन कुछ इधर आ जाएगा a3, मान लो लेट अस से a3। फिर अगर ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जा रहा है, तो फोर्स यहां पर अगर T है, देखो ध्यान से देखना, फोर्स अगर यहां पर T है और यहां पर T है, तो इस सेगमेंट पर कितनी होगी 2T। तो मतलब ये जो है हमारा ब्लॉक 3m, ये आगे मूव करेगा, लेट अस से इसका एक्सेलरेशन a1 है। तो जब ये आगे मूव करेगा तो 2m पर भी एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ जाएगा a1, ठीक है। ये सिर्फ एक्सेलरेशन की बात हो रही है, अभी फोर्सेस नहीं बता रहा हूं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई कि सिस्टम कैसे मूव हो रहा है। अब सिस्टम मूव होना समझ में आ गया, तो अब बात कर लेते हैं एफबीडीज की। तो यहां पर आपका एफबीडी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा पहले डाल दिया, ये एक्चुअली क्वेश्चन आना चाहिए था न्यूटन्स लॉज के बाद, पर बात को समझो, अगर आप बेसिक न्यूटन्स लॉ जानते हो तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। सबसे बात करते हैं एफबीडी ऑफ एम। तो देखो अगर एम ऐसे है, इस पर एक फोर्स लग रही है, इधर टेंशन, और इधर इसका मास की वजह से mg का साइन थीटा वाला कंपोनेंट यहां आ रहा है, और इसका एक एक्सेलरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में a3, ठीक है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले इक्वेशन लिख दूं, तो इसके लिए मैं लिख दूंगा t माइनस एम जी विल बी इक्वल्स टू mg/2 बेसिकली विल बी इक्वल्स टू m ऑफ a3, ठीक है। इतनी सी चीज समझ में आ रही है आप। फिर बात करते हैं fbd ऑफ 2m। तो 2m पर एक फोर्स तो ऊपर लग रही है t, एक फोर्स नीचे लग रही है mg, और कांटेक्ट में है ये हमारे 3m के, तो एक फोर्स लग रही है n, और इसका एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड कंपोनेंट है a2 और वर्टिकल कंपोनेंट है a1। तो इसके लिए इक्वेशंस क्या लिखी जा सकती है, t mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma, और n इज ए, ये हो जाएगा a2 और n हो जाएगा ma, ये हो जाएगा 2mm, सॉरी 2ma1, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं एफबीडी ऑफ 3m। तो 3m के एफबीडी के लिए देखो, इस पर सिर्फ एक फोर्स लग रही है, वो भी इस डायरेक्शन में t, और कोई फोर्स ही नहीं है, नहीं एक फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहां पर जब इसके साथ कांटेक्ट में, तो और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a1। तो मैं क्या कह सकता हूं, t माइनस n इज इक्वल्स टू 3ma1। तो हमारे पास 1 2 3 4 इक्वेशन आ गई, ठीक है। और कौन सी इक्वेशन बच जाती है, हाँ एक इक्वेशन है कि हमारे पास a1 जो है वो क्या हो जाएगा, a2 माइनस a3 के बराबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा a1 इस डायरेक्शन में, तो ये उसी एक्सेलरेशन से जाएगा जो
ये जो स्ट्रिंग है ये नीचे जा रही है, ठीक है। तो हमारे पास 5 इक्वेशन आ गई, पांचों इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास A1 जो है वो निकल के आ जाएगा 3/17g, A2 जो है वो निकल के आ जाएगा 19/34g, और A3 जो है वो निकल के आ जाएगा 13/34g। अब आप लोग बोलोगे कि ठीक है भैया A1 इंटू A3 आ गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। A1 हो जाएगा 3m का एक्सेलरेशन, A2 हो जाएगा 2m का एक्सेलरेशन, और A3 हो जाएगा m का एक्सेलरेशन। और यहाँ आप कर देंगे गलती क्वेश्चन में। यहाँ तक सॉल्व कर लिया, अब गलती क्यों करना। तो A1 और A3 तो आपको पता चल गया है, A1 और A3 तो आपको पता चल गया है। यहाँ पर बात करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2, ब्लॉक ऑफ मास 2m। तो इसका एक्सेलरेशन अगर मैं यहां पर लिख दूं, एक्सेलरेशन ऑफ 2m, इट इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर का रूट। अगर ये दो परपेंडिकुलर्स हैं तो इनका नेट रिजल्टेंट तो यहां आएगा, तो ये आपका आंसर होगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ये निकल के आ जाएगा आपके पास 397 का रूट डिवाइडेड बाय 34g। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था काफी। आई नो मैंने थोड़ा जल्दी दे दिया ये क्वेश्चन NLM के बाद आना था, बट स्टिल अगर आप समझते हैं तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं, ये एक पुली ब्लॉक सिस्टम है मेरे पास, जिसमें मेरे पास 4 पुली है और 3 ब्लॉक्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये निकालना है कि कंसिडर ऑल स्ट्रिंग्स एंड पुलीज टू बी टाइट एंड इन द सिस्टम शोन फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक सी। तो मैं आपको ब्लॉक का नाम दे देता हूं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी। तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी निकालना है। तो इस वीडियो को पॉज करो और फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है आपके। चलिए बात करते हैं कि अगर मुझे दिया गया है कि मेरा VA जो है वो दे देता हूं मैं आपको 3 मीटर्स पर सेकेंड, और ये नीचे जा रहा है, और VB जो है वो भी नीचे जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो मुझे आपको बताना है कि मेरा VC क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम फोर्सेस मान लेते हैं। इनकी वैसे फोर्सेस की जरूरत नहीं है, बट स्टिल फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आना चाहिए। तो फोर्सेस ऐसे ऐसे आ जाएंगी, सारी स्ट्रिंग यहां से लेकर के ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, तो फोर्सेस जो है टेंशन फोर्स वो सारी स्ट्रिंग में सेम रहेगी। यहां पर फोर्स आ जाएगी 2T और यहां पर फोर्स आ जाएगा 2T फोर्स आ जाएगा 2T। बेसिक इतनी सी समझ में आई। तो वर्क डन बाय टेंशन कैसे अज्यूम करना है कि मान लो अगर ये नीचे जा रहा है तो ये x से नीचे गया और ये y से नीचे गया, तो देखो अब ये दोनों नीचे जा रहे हैं तो डेफिनेटली ब्लॉक सी ऊपर जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, और ये मान लो z से ऊपर गया। ठीक है, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स मेरे पास कितना आ जाएगा, सबसे पहले पॉजिटिव वर्क T इंटू जेड माइनस 2T इंटू एक्स प्लस 2T इंटू वाई। ठीक है, यहां से मैं T निकाल दूं तो मेरे पास आ जाएगा Z माइनस 2x प्लस वाई। ठीक, ये वर्क डन बाय टेंशन है, और ये होना चाहिए 0, तो टेंशन तो 0 हो नहीं सकती, तो ये 0 होगा, तो मेरे पास Z आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड, तो मेरे पास आ जाएगा VC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ VB प्लस VA। ठीक है, तो यहां से मेरे पास अगर आप VA और VB को ऐड कर दो होगा 8 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा 16 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व किया मैंने। ठीक, इतनी सी चीज समझ में आ गई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है कि मेरे पास फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक B। तो मेरा ब्लॉक B कौन सा है, कि ये मेरा ब्लॉक A है और ये मेरा ब्लॉक B है। मुझसे बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B if the velocity of car is 10 meters per second। ओके, और मैं आपको VA भी दे देता हूं। VA जो है ऊपर जा रहा है VA, और ये जा रहा है 3 मीटर्स पर सेकंड से। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। तो हमें निकालना है कि भैया, और ये इधर जा रहा है VC बोल दो,
10 मीटर पर सेकेंड से, तो मेरा वीबी क्या होगा। तो बात को समझो कि अगर ये नीचे जा रहा है, ये पुली नीचे जा रहा है, तो ये वीबी ऊपर जाएगा। ठीक है, फोर्सेस कंसिडर करो, ये हो जाएगा टी 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 टी। ठीक है, इस जॉइंट पर 2t, और बाकी फोर्सेस को कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन बाय टेंशन आप लोगों को 0 कर देना है। तो अगर ये नीचे जा रहा है तो मान लो ये जो है कुछ y से नीचे जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा कुछ x से स्ट्रिंग जो है यहां पर शिफ्ट हो रही है, ये वाली, और ये z से ऊपर गया है। तो वर्क डन बाय टेंशन ये हो जाएगा मेरा कितना, tz, और बताओ साथ में ऐड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ ty, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे tx को, और ये कर देंगे 0 के इक्वल। तो मेरे पास z आ जाएगा x माइनस 2y, और डिफरेंशिएट करोगे तो मेरे पास आ जाएगा vb इज इक्वल्स टू vc माइनस 2 टाइम्स ऑफ va, और ये हो जाएगा vb इज इक्वल्स टू 4 मीटर्स पर सेकेंड। फटाफट क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई मुश्किल नहीं रही होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये मतलब ऐसा कह सकते हो कि कंस्ट्रेंट मोशन का नेशनल क्वेश्चन है। चाहे कोई भी टीचर हो A to Z, वो इस क्वेश्चन को जरूर कराता है। और क्वेश्चन के बहुत ही सिंपल है कि ये मेरी अगर एक रॉड है, ठीक है, ये मेरी एक रॉड है और ये सारे सरफेसेस स्मूथ है, तो ये नीचे आने की कोशिश करेगी, हाँ के ना। और इसकी वेलोसिटी जो है मान लो vb है, ठीक है। और आपको बोल दिया कि जो ब्लॉक है, ये वेज है, ये इधर v से मूव कर रहा है। तो ये जो अगर आपके हिंज लगा रखे हैं यहाँ पर, तो हिंज लगाने से क्या होगा कि रॉड सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो थोड़ी देर बाद सिचुएशन क्या होगी वो देखना कि ये मेरा ब्लॉक तो यहां आ जाएगा, और ये मेरी रॉड यहां आ जाएगी। कुछ इस तरीके से होगा, सिंपल सी चीज। तो मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास अगर ये मेरा एंगल थीटा है, ठीक है, तो डिस्टेंसेस मानो पहले, सबसे पहले तो जैसे ही ये ब्लॉक मेरा बिल्कुल यहां आ जाएगा नीचे, कलर कौन सा लें, कलर ग्रीन ले लेते हैं। और मान लो कि ये जो रॉड है ये बिल्कुल नीचे आ गई है यहां पर, और ये मेरा वेज है। डायग्राम छोड़ो, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है, अगर मैं इस डिस्टेंस को मान लूं y और इस डिस्टेंस को मान लूं x, तो साइन थीटा जो है उसको लिखा जा सकता है y बाई एक्स, ठीक है। तो y हो जाएगा x साइन थीटा, और यहां से डिफरेंशिएट कर दो तो vb आ जाएगा va साइन थीटा। va हो जाएगा हमारा v, तो vb हो जाएगा v साइन थीटा। नेशनल क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी थियोरेटिकल बातें होंगी और इनको मैं फटाफट क्विकली एकदम रिवाइज करवाऊंगा आपको। नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एब्सोल्युटली फ्री है, जाके ड्राइव लिंक से सिर्फ डाउनलोड करना है। और ये मैंने प्रॉपरली बैठ के मेरे खुद के टाइप किए हुए नोट्स हैं, मैंने पॉइंट्स टेबुलर फॉर्म में, और एकदम कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएंगे आपके। तो स्टार्ट करते हैं फोर्सेस एंड इट्स टाइप। तो बात करें कि फोर्स क्या होती है, तो फोर्स होती है पुश और अ पुल। मैं इसको हाइलाइटर पे कन्वर्ट कर देता हूं ताकि आप लोग इजीली समझ पाए। तो हमारा फोर्स है अ पुश और अ पुल विच कैन कॉज चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है आइदर स्पीड चेंजेस और डायरेक्शन चेंजेस और बोथ चेंजेस। तो बात करें ब्रॉड टर्म्स में, तो फोर्सेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्सेस। क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आए ना आए छोड़ दो, क्योंकि बात इस पे नहीं करनी है। जब मैं डिटेल में जाऊंगा तो इन पर खूब अच्छे से बात होगी,
ठीक है, ये चीज समझ में आई। फिर यहाँ पर एक नोट है कि द पैरेलल फोर्स causes a change in the magnitude of velocity and the perpendicular force causes the change in the direction of velocity। तो बात को समझते हैं कि अगर ये मेरा एक सरफेस है और इस पर ये एक पार्टिकल है, ठीक है, इस पर मैं एक फोर्स लगाऊं कुछ इस तरीके से F, जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, तो ये कंपोनेंट जो है ये पैरेलल हो जाएगा, F पैरेलल, और ये जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये पैरेलल वाला वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आपको। चलिए आगे बात करते हैं कि फोर्सेस विच वी विल स्टडी इन दिस कोर्स। तो इस कोर्स में जो हम फोर्सेस पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली 3 फोर्सेस है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स पर ज्यादा चर्चा मैं अभी नहीं करने वाला हूं। स्प्रिंग फोर्स पर आपको जो है क्वेश्चंस जो है वो सब मिलेंगे इन वर्क, पावर, एनर्जी, सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम, ज्यादा से ज्यादा हम वहीं कवर करेंगे। यहां पर स्प्रिंग फोर्सेस की बात नहीं की जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम के टाइप्स की। तो व्हेनेवर वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो वेक्टर, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो वेक्टर, देन द बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि अगर मेरे पास ये एक बॉडी है, लेट अस से बॉडी है, इस पर एक फोर्स लग रही है F1 वेक्टर, इधर लग रहा है F2 वेक्टर, यहां से इसको खींचा जा रहा है F3 वेक्टर, पुश किया जा रहा है F4 वेक्टर। तो नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस, नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो वेक्टर इफ, लिख देते हैं इफ, इसका मतलब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर इज जीरो, then the body is said to be in equilibrium, then body is in equilibrium। ठीक है, और इक्विलिब्रियम फिजिक्स में बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पर इस चैप्टर में हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को स्टैटिक इक्विलिब्रियम तक, क्योंकि हम बाकी 2 की बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि होगा वर्क, पावर, एनर्जी इन 1 वीडियो। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ही वहीं पर जाएगा, वहीं अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को कि इसकी मैथमेटिक्स क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है कि व्हेन अंडर एक्शन ऑफ 2 और मोर फोर्सेस द बॉडी इज एट रेस्ट, देन इट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यहां पर कंडीशन आप लोगों को दिख रही है कि जो नेट फोर्स है अगर ये जीरो है तो हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो अगर ये एक मेरा ब्लॉक है, ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रही है F1 और एक फोर्स लग रही है F2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम दिस F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। और बात करें कि मेरा दूसरा ब्लॉक है जिसको मैंने एक स्ट्रिंग से हैंग किया हुआ है, और बात करें इसके FBD की, तो एक फोर्स नीचे mg लग रहा है और ऊपर लग रहा है टेंशन। तो फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम मैं कह सकता हूं कि जो टेंशन है वो mg के बराबर होगी। बेसिकली इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम की फील आ गई होगी आपके पास। आगे बढ़ते हैं कि लेमिस थ्योरम क्या है। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है लेमिस थ्योरम। अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे IIT JEE एडवांस का, तो लेमिस थ्योरम पर ही पहला क्वेश्चन बेस्ड था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये है बेसिकली लेमिस थ्योरम है क्या। लेमिस थ्योरम है कि व्हेन अ बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 फोर्सेस एंड इट इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, देन दीज फोर्सेस मस्ट सक्सेसिवली रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो बेसिकली ट्राइंगल आपका बन जाएगा कुछ F1 वेक्टर ऐसा, और F2 वेक्टर बेसिकली ये कुछ इस तरीके से आपका F3 वेक्टर, और एंगल आपको पता है ये हो जाएगा अल्फा, बीटा और ये गामा। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एक चैप्टर है SOT पढ़ा है, तो आपको पता चल जाएगा बाय साइन रूल, बाय साइन रूल आपका आ जाता है F1 by sin alpha 1 will be equals to F2 by sin alpha 2 will be equal to F3 by sin alpha sin gamma। तो अगर आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई है कि ये रिलेशन आया कैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस रिलेशन को याद रख लो, रिलेशन को याद रख लो। ठीक है, कि ये हमारा लेमिस थ्योरम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आप देख रहे होगे
आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताना कि आप लोगों को कैसे मेरे नोट्स पसंद आ रहे हैं। जैसे मैं हैंड रिटन नोट्स बनाता था, पूरा ये चीज़ें लिखता था वीडियो में, वो ज़्यादा अच्छा लगता था, या फिर मैं पहले से ही लिखा हुआ लाया हूँ, ऑलरेडी रिटन है और अब मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ अच्छे से, ये ज़्यादा पसंद आ रहा है आपको। ज़रूर कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बात करते हैं हमारे पहले लॉ की, जो कि है लॉ ऑफ इनर्शिया। और बहुत ही फेमस लॉ है, सबको पता है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन until and unless an external force is applied on it to change its state of motion। बेसिक लॉ है, सबको पता है। बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या कहता है? द चेंज ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इम्प्रेस्ड, या फोर्स इम्प्रेस का मतलब है जो उस बॉडी पर फोर्स डाली जा रही है, एंड इज मेड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन विच द फोर्स इज इम्प्रेस्ड। ओके, बेसिक लॉ समझ में आ गया। इसकी मैथमेटिक्स समझते हैं। मैथमेटिक्स क्या कहती है इसकी, कि नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, वेक्टर लॉ है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि हमें पता है कि अगर एक्सेलरेशन जो है वो dv बाई dt है, तो मैं इसको इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, मेरे पास आ जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू m dv बाई dt। और m dv आपको पता है dp होता है। dp क्या होता है हमारा? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया यहां पर। तो हम क्या लिख सकते हैं बेसिकली, कि अगर मेरे पास कोई फोर्स है तो नेट सम ऑफ दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू dp वेक्टर बाय dt। चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम यहां पर कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि है थर्ड लॉ। और थर्ड लॉ हमें पता है कि फोर्सेस अकर इन पेयर। बेसिकली ये हमारा एक्शन रिएक्शन लॉ है कि कोई भी अगर एक्शन है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इन मॉडर्न टाइम्स उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया कि फोर्सेस अकर इन पेयर्स। इफ अ बॉडी ए exerts a force on a body B, then equal and opposite force is exerted by body B on a body A। एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मेरा ब्लॉक बी है और ये मेरी एक वुमेन है, यहाँ पर एक वुमेन खड़ी हुई है, लेडी है, उन्होंने इस ब्लॉक को पुश किया। शी पुश द ब्लॉक विद फोर्स F1। तो ब्लॉक ने उनको F2 फोर्स से वापस पुश किया, और मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल फॉर बोथ द फोर्सेस और डायरेक्शन विल बी अपोजिट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करते चले और अपने दोस्तों को शेयर करते चले, ताकि वो भी इस वन शॉट सीरीज का फायदा उठा सके। आगे बात करते हैं कि एफबीडीज क्या होते हैं। तो एफबीडी बेसिकली वो डायग्राम्स होते हैं जो एक बॉडी पर बेसिकली एक बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, और फिर उस पर जितने भी फोर्सेस होते हैं वो उसको एरोस के थ्रू सिंबलाइज किए जाते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का मास अगर मेरे पास m है, तो ये ब्लॉक डेफिनेटली नीचे अपने वेट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है, और टेंशन डेफिनेटली इस पर लग रही है ऊपर। तो अगर मुझे इसका एफबीडी बनाना है, तो एफबीडी बनाने के लिए आप डायरेक्टली इस पे भी बना सकते हो। वैसे एफबीडी बनाने का जनरल मेथड क्या होता है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, और जितनी फोर्सेस है वो लिख दो, और फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा दो। ठीक है, इतनी सी चीज समझ में आ गई होगी। बात करते हैं आगे कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होती है। तो नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली इट इज अ फोर्स which exists between two bodies which are in contact and one pushes the another, okay, and it acts always in the direction perpendicular or normal to the surface in contact। एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मेरा ब्लॉक है, इस पर इसका जो वेट है वो डेफिनेटली नीचे लग रहा होगा, पर वेट को समझने से पहले बात को देखो कि इस पर ये जो सरफेस कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी, और यहाँ पर है कि इट ऑलवेज एक्ट्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सरफेस। और ये एक और चीज है कि ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, मतलब कि ये बॉडी, ये ग्राउंड अगर नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड लगा रहे थे, बॉडी भी ग्राउंड पर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अगर मैं एफबीडी बताऊं, अगर मैं बोलूं एफबीडी ऑफ बॉडी,
बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, नीचे लग रहा है इसका मास mg और ग्राउंड की वजह से इसका फोर्स जो है नॉर्मल रिएक्शन वो है n। बेसिकली इतनी चीज समझ में आई। फिर ये एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर कि इन केस ऑफ अ सर्कुलर और स्फेरिकल और अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको कैसे समझना है कि अगर ये मेरा एक स्फीयर है, ओके, एक स्फीयर मान लो इसको, और ये मैन इसको पुल कर रहा है, तो ये पुल कर रहा है, तो यहाँ पर अगर ये कांटेक्ट में है तो ये लाइन सेंटर से पास हो रही है, तो यहां पर इसकी N2 लगेगी और यहां पर इसका N1 फोर्स लगेगा। सेम फोर्स ग्राउंड पे नीचे भी लगाएगा, वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो बात को समझ गए कि नॉर्मल रिएक्शन उसके सेंटर से पास होगी, जो कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल और व्हाटएवर, तो नॉर्मल का मतलब अगर इस पर आप नॉर्मल बनाते हो तो कोई भी एक टेंजेंट है लाइक दिस, just let me erase it first and then I'll show you कि अगर मेरे पास कोई भी एक टेंजेंट है इस सरफेस पर, तो इसके परपेंडिकुलर अगर नॉर्मल बना रहे हो तो वो डेफिनेटली इसके सेंटर से पास होगी ही होगी। तो ये लाइन जो है ये इसके परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट अगर मैथ्स पढ़ी आपने तो ये आपको पता भी होगा। आगे बात करते हैं टेंशन फोर्स की। तो टेंशन हमने इतनी चर्चा कर ही ली है, तो ये पॉइंट्स आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो एप्लीकेशन को समझने से पहले मैं आपको बेसिकली बता देता हूं कि जो डायग्राम है ये आपको पता है, एटवर्ड्स मशीन का डायग्राम है। अब हमने अभी तक पढ़ा था कि अगर ये वेलोसिटी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि अगर मुझे इसी में कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इस पर टेंशन लग रही है, तो वो टेंशन का मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो बात करते हैं। तो देखना फोर्सेस, सबसे पहले एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम रहेगी पूरी स्ट्रिंग में लाइक दिस, ठीक है। और अगर ये मेरा ब्लॉक है, इसका मास क्या क्या कह देते हैं, m1 और m2 मान लेते हैं कि ये मेरा मास है m1 और ये है m2। तो फोर्सेस इस पर नीचे लग जाएगा m1g और इसका नीचे हो जाएगा m2g। मैं कह देता हूं कि m2 इज ग्रेटर देन m1। तो m2 ग्रेटर देन m1 है तो ये नीचे आएगा कुछ एक्सेलरेशन a2 से और ये a1 से, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ सारी फोर्सेस और एक्सेलरेशन लिखे हैं, एफबीडी बना दिया, इसका बॉडी के साथ ही एफबीडी बना दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब बात करते हैं कि इक्वेशंस लिखनी पड़े यहाँ पर। अब हम लिखेंगे न्यूटन्स इक्वेशंस। तो देखो सबसे पहले m1 के लिए मैं आगे लिख सकता हूँ t माइनस m1g नेट फोर्स, ये किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m1 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 a1। और मैं क्या लिख सकता हूँ कि m2g माइनस g इट इज इक्वल्स टू m2 इंटू a2। कोई दिक्कत यहां तक। बट अब यहां पर देखो कि मेरे पास तीन वेरिएबल्स है t, a1 और a2, पर इक्वेशन तो अभी तक दो ही आई। तो थर्ड इक्वेशन देखो कि मेरे पास ये पूरी एक स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, तो कंस्ट्रेंट रिलेशन से क्या आ जाता है मेरे पास, a1 इक्वल्स टू a2 और लेट अस से दैट इज a। तो आप यहां पर और यहां पर पुट करेंगे और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा m2 माइनस m1g इज इक्वल्स टू, बेसिकली ऐड करते हैं तो यह हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये एक काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कुछ बच्चे होते हैं इसको फॉर्मूले की तरह याद रख लेते हैं और फिर अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाते हैं। बाकी मैं कहूंगा कि आप इस प्रोसेस को याद रखें क्योंकि हर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग अलग फोर्सेस में। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे, देखना आप लोग, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि टेंशन। तो टेंशन क्या हो जाएगी, m1 a1 प्लस m1g। तो आप बेसिकली इसको कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है।
एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल लिया, एटवुड मशीन का बेसिकली एप्लीकेशन समझ लिया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तो क्वेश्चन है कि मेरे पास ब्लॉक है ABC, तो ब्लॉक्स का नामकरण करते हैं। तो ये मेरा ब्लॉक हो गया A, ये मेरा ब्लॉक हो गया B और ये मेरा ब्लॉक हो गया C। तो ABC है और ये फोर्स लग रही है मेरे पास यहाँ पर F। ठीक है, ये मेरे पास है फोर्स यहाँ पर F, जिसका मैग्नीट्यूड हमें 60 न्यूटन ऑलरेडी दे रखा है और 6 kg ब्लॉक। ओके, मास लिख देते हैं यहाँ पर, ये है 4 kg ब्लॉक, ये है 5 kg ब्लॉक और ये है 6 kg ब्लॉक। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स X और Y, तो बेसिकली ये हमारी स्ट्रिंग है, बेसिकली ये स्ट्रिंग है Y और ये है X। तो हमें बेसिकली निकालना है कि टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग और X और Y में। तो देखो, सबसे पहले कनेक्टेड है तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगी TX, यहाँ पर भी लगेगी TX, यहाँ पर लगेगी TY और यहाँ पर भी लगेगी TY। अगर ये मूव कर रहा है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो टॉट रहेगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कैसे निकालेंगे, फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। फोर्स हमारे पास है 60 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास, दैट इज 6 + 5 + 4 दैट इज 15। तो मेरे पास आता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है जिससे मूव कर रहा है। तो बात कर लेते हैं FBD। तो हमें TX निकालना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, TX - TY इज इक्वल्स टू 5 × A। तो TX - TY इज इक्वल्स टू 20। फिर बात करो TY की, तो यहाँ से पे सिंपल TY निकल के आ जाएगा 4 × A दैट इज 16। यहाँ पुट करोगे TX निकल के आ जाएगा 36 न्यूटन। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफी अच्छा प्रॉब्लम है, तो इसको क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ो और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर शोज 2 ब्लॉक ऑफ मासेस M 10 kg एंड 35 kg। तो हमारा ये वाला जो ब्लॉक है, दिस इज ऑफ 10 kgs and this block is of 35 kgs. Okay, और आगे है supported by at rest by strings held by boys A and B and ये हमारा बॉय A है और ये B है, और कहा गया कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉयज A and B। मतलब कि अगर होल्ड किया हुआ है तो डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स से खींच रहे होंगे, तो हमें यही बेसिकली फोर्सेस निकालनी है। तो FBD ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले यार टेंशन अज्यूम कर लो आप लोग। तो यहाँ पर कहाँ गया ये कर्सर, ये रहा, ठीक है। तो ये मान लो TA, यहाँ पर भी क्या होगी TA, ये है T1 और ये मान लो T2 और ये हो जाएगी आपकी TB। TB क्लासेस में टेंशन अप्लाइड बाय बॉय B। ओके, सो बात कर लेते हैं एंगल्स की। एंगल्स मैं देना भूल गया यहाँ पर, तो एंगल्स दे देता हूँ आप लोगों को। एंगल्स क्या है कि ये एंगल, ये ध्यान से देखना, ये वाला एंगल है हमारा 60 डिग्रीज का, और ये वाला एंगल है हमारा 45 डिग्रीज का, और ये एंगल है 37 डिग्रीज का। ठीक है, तो ये एंगल्स दे दिया आपको। तो आपका बेसिकली काम ये है कि टेंशन A और टेंशन B हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, FBD बना के। तो FBD ऑफ A, तो देखो अब A है, A पर फोर्सेस देखना। तो इस 10 kg पर बेसिकली बात कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगी TA, यहाँ हो जाएगी T1 और यहाँ हो जाएगी T2। ठीक है, और एंगल आपको पता है क्या क्या है। ये एंगल है आपका 60 डिग्री और ये एंगल है आपका 37 डिग्री। यहाँ से सिंपली क्या लिख सकते हो आप कि T1
का अभी इक्विलिब्रियम में है ना, तो T1 cos 60 मतलब T1/2, और ये इक्वल होना चाहिए T2 साइन T2 cos 37 डिग्रीज। वो कितना होगा हमारा, बताओ बताओ बताओ। वो हो जाएगा T2, अरे यार ये कर्सर कहाँ चला जाता है, T2 डिवाइडेड बाय, देखो अब कॉस होता है 4/5, तो हो जाएगा 4/5, ठीक है, प्लस अब ये ब्लॉक है 10 kg का, तो इसका मास भी तो रहेगा इस डायरेक्शन में mg, जो कि 10 × 10 100 हो जाएगा, ठीक है। तो मास हो गया 100, ओ बेसिकली वेट हो गया 100, मास 10 है। सो एक इक्वेशन तो ये हो गई, फिर दूसरी इक्वेशन आप यहां पर अप्लाई कर लो, ठीक है, और इसकी हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिख लो कि साइन कंपोनेंट्स बराबर कर करके, और आपके पास 2-3 इक्वेशन आ जाएंगी, मतलब टोटल आप एक्चुअल में 4 इक्वेशन लिख सकते हो, 4 में से कोई भी 3 इक्वेशन लिख के सॉल्व कर लो। बेसिकली आंसर यहां से आप TA एंड TB विल बी कैलकुलेटेड, आप निकाल लेना। मेरा काम था आपको कॉन्सेप्ट समझाने का, जो कि बहुत ईजी था इस क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा एक बेवकूफ आदमी है जिसको लिफ्ट में खड़ा होना है तार पकड़ के, और खुद के वेट से ही खुद को संभाल रहा है, पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन करना हमें। तो ये कह रहा है कि फिगर शोज अ केबिन ऑफ मास 20 kg कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग व्हिच इज हेल्ड बाय अ बॉय ऑफ मास 60 kg इनसाइड इट, ओके। और कहा गया है कि फाइंड व्हाट फोर्स बॉय हैज टू एक्सर्ट टू द स्ट्रिंग सो दैट द केबिन विल एक्सेलरेट अब विद G/4, मतलब बॉडी बिल्डर आदमी है, G/4 से एक्सेलरेट करवाना चाह रहा है यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, हमारा काम है कैलकुलेट करना, करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बॉय प्लस केबिन सिस्टम की बात करूं, बॉय प्लस केबिन, ठीक है, तो अब इसका टोटल मास कितना है हमारा, टोटल मास है हमारा 60 kg प्लस 20 kg 80 kg। तो यहां पर नीचे आ जाएगा वेट इसका 80 g, और ऊपर फोर्स लग रही है टेंशन। अब इसको क्या करना है, एक्सेलरेशन देना है, जो कि कितना हो, G/4 के बराबर हो, दे दो। हमें क्या करना है, कौन सा इतनी फोर्स लगाई ले गए, तो ये हो जाएगा T माइनस 80G इज इक्वल्स टू M पता है आपको 80 हो जाएगा, तो बेसिकली यहां पर भी 80 लिख दो, तो ये हो जाएगा टेंशन इज इक्वल्स टू 80G प्लस 80G/4, मतलब 5 × 400/4, दैट इज 100 न्यूटन की फोर्स लगाए ये। एक सेकेंड, सॉरी, 85 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो आई एम सॉरी, ये हो जाएगा आपका 1000। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, आई एम रियली रियली सॉरी। ये आपका आ जाएगा 1000/2, और ये हो जाएगा 500 न्यूटन। सिंपल सी कैलकुलेशन, इस भाई को बोलो कि 500 न्यूटन की फोर्स से अपनी मेहनत से इसको खींचे ताकि ये G/4 अपना एक्सेलरेशन रीच कर ले। चलो भाई ठीक है, हमें क्या करना है बता दिया हमने। हाँ, ये आया थोड़ा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस, और आप लोग सोच रहे होंगे कि अब जिस बच्चे ने स्टार्ट वो जो फॉर्मूले बताए थे मैंने वो याद किए थे, तो वो तो भैया यहाँ लगने से रहे, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर माहौल चेंज है, माहौल चेंज है, कोई बात नहीं, करेंगे, हम कौन सा डरने वाले, सॉल्व करते हैं। तो देखो यार, बढ़िया बढ़िया फोर्सेस है, टेंशन है, वेट है। चलो फोर्सेस देखो, अब स्ट्रिंग देखो कौन सी स्ट्रिंग सेम है, तो एक ये स्ट्रिंग सेम है, ठीक है ना। तो फोर्सेस देखना, तो जो स्ट्रिंग सबसे लंबी है उसकी पहली फोर्सेस बात कर लेते हैं। टेंशन यहाँ आ जाएगी, यहाँ टेंशन आ जाएगी, यहाँ टेंशन आ जाएगी, यहाँ टेंशन आ जाएगी, और यहाँ टेंशन आ जाएगी, ठीक। चलिए, अब यहाँ ऊपर T और T से ऊपर जा रहे हैं तो नीचे 2T है, ठीक है, और यहाँ भी T है तो यहाँ पर भी 2T है, ठीक है, बेसिक सी चीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब तक। और अगर यहाँ T और T है तो यहाँ 2T है, यहाँ 2T है तो यहाँ पर भी 2T है, ठीक है, और यहाँ पर भी फिर 2T रहेगी। बेसिक सी चीज है, एक ही टेंशन एज्यूम करी और उससे पूरे सिस्टम की टेंशन मान ली हमने। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये मेरा ब्लॉक है 10 kg का, ये वाला है 10 kg का, ये है मेरा
5 kg का, ये है मेरा 5 kg का, और ये भी मेरा 10 kg का है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg मास निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, अब ये 10 kg है तो मान लो कि नीचे जा रहा है, ठीक है, A1 मान लो इसका एक्सेलरेशन। फिर ये भी 10 kg है तो मान लो ये भी नीचे जा रहा है A3, और ये 5 kg है, ये मान लो A2 से ऊपर जा रहा है। बेसिक सी चीज़ है, कोई हार्ड नहीं है यहाँ तक। तो आपको क्या कर लेना है, अब इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा देनी है। कैसे लगाओगे कि 10G माइनस टी, पहले इस 10 kg इस ग्रीन बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10G माइनस टी इज इक्वल्स टू 10A1। ठीक है, फिर बात करते हैं कि 2T माइनस 5G इज इक्वल्स टू 5A2। और फिर एक और बात कर लेते हैं कि भैया 10G माइनस टी 2T इज इक्वल्स टू 10A3। भैया ये आ गई आपकी 3 इक्वेशन। तो आपको चौथी इक्वेशन कैसे निकालनी है, वो ऐसे निकालोगे कि अब हम देखेंगे कौन से कंस्ट्रेंट से पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट से तो वर्क डन बाय टेंशन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से सिंपली अगर आप लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे थे तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ A1 जो है वो हो जाएगा 2A2 माइनस 2A3। ठीक है ना, यहाँ पर 2T लग रहा है और यहाँ T है, तो बेसिकली आप लोग अगर ध्यान दिया था तो आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आपके पास 4 इक्वेशन है और आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, यहाँ से खेलो और सॉल्व करो। A1 जो है आपका बेसिकली A2 आपको कैलकुलेट करना है, तो A2 आपका आ जाएगा यहाँ से 70/13 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशंस है जो कि आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास हमारे थर्ड सेगमेंट पर पहुंच गए हैं, जो कि है फ्रिक्शन और उसके टाइप्स। तो फ्रिक्शन बेसिकली वो एक फोर्स होती है जो आपके मोशन को अपोज करेगी। तो अगर आप रेस्ट पे हो तो आपके मूव करने को रोकेगी, अगर आप मूव कर रहे हो तो आपको मूव करने से रोकेगी। तो बेसिकली आपके मोशन को अपोज करता है। फिर बात करें कि ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ड्राई फ्रिक्शन और वेट फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन होता है जो कि इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस की वजह से होता है, और वेट फ्रिक्शन होता है जो कि कंटिन्यूस कोलिजन है। अगर कोई भी मीडियम पार्टिकल है, एक बॉडी है, उसके जितने भी मीडियम पार्टिकल्स है, अगर वो कंटिन्यूसली कोलाइड कर रहे हैं तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो होता है आपका वेट फ्रिक्शन। बात करें एग्जाम्पल की एयर फ्रिक्शन, फिर आप बात कर लो कि एक फ्लूइड फ्रिक्शन आ जाएगा जो कि हमारा फ्लूइड्स में रहता है, विस्कोसिटी का नाम दे देते हैं उसको, बट उसकी चर्चा हम बहुत आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में करेंगे। यहाँ पर ब्रीफली ड्राई फ्रिक्शन और वेट फ्रिक्शन की बात हो रही है। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। मतलब मेरे पास 2 सरफेसेस हैं, उनको कांटेक्ट में करोगे तो उनके बीच में कौन कौन सी फोर्सेज हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके बारे में कहूंगा कि व्हेन 2 surfaces are in contact, the friction between these surfaces can be classified into 3 categories: static friction, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब क्या है इनका वो समझना कि मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उस पर उस टाइम जो फोर्स लग रहा है तो वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। जैसे ही बॉडी मूव करने लगती है तो उस टाइम जो उसका फ्रिक्शन लग रहा है वो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। और तीसरा आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या रहता है, क्वेश्चंस जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो देखो कि मेरा ब्लॉक है M, कहाँ गया कर्सर कर्सर कर्सर, ये रहा, ये मेरा ब्लॉक है M और इस पर जो है अभी रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर है तो इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो है 0। ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस रफ है, मान लिया सरफेस रफ है, स्मूथ नहीं है, सरफेस रफ है, बट अभी फ्रिक्शन पर इस पर फोर्स 0 है। पर अगर मैं कहूं कि अगर मैं इस ब्लॉक को दोबारा बनाऊं, ये ऐसे मेरा ब्लॉक है, तो अगर ये मास M है इसका और अब मैं इस पर लगाऊं फोर्स, तो जैसे ये फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रही है तो इसका फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में लगना शुरू होगा ताकि ये अपोज कर सके मोशन को। तो इसका फ्रिक्शन जो है यहां पर लगना लग जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन FR। ओके, इतनी चीज समझ में आई। तो अब बात करते हैं कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो ये जो फोर्स है FR ये इक्वल हो जाएगा हमारा कैपिटल F के, ताकि ये
हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन में रहे। तो यहां पर लिख देता हूं फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, बात करें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की, तो वो होता है हमारा, अगर म्यू, अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है, तो हम लिखेंगे म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दैट विल बी इक्वल्स टू एम एफ बेसिकली। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेशन आप लोगों को आती होगी। आगे बात करते हैं कि जैसे ये मूव करने लगेगी तो हमारी, अगर बात करें इसको रोक के रखना है, तो हमारा जो फ्रिक्शन है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ। ठीक है, ये हमारा है टू मेंटेन एट रेस्ट, टू मेंटेन एट रेस्ट। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। तो अब बात करते हैं आगे की। तो अब हमारा के दो कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है कि व्हेन बॉडी इज एट अ वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, जैसी कोई बॉडी है तो जस्ट वो स्लाइड करने वाली होती है, तो एंगल बिटवीन इट्स नॉर्मल रिएक्शन एंड द टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये बात समझ में नहीं आई यार, मतलब नॉर्मल रिएक्शन भी है, फिर टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स की भी बात हो रही है। टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, तो वो समझो। देखना कि ये मेरा एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास m मान लो, तो इस पर डेफिनेटली ग्राउंड की वजह से नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। थोड़ा सा डायग्राम दोबारा बना देते हैं। ये है m मास, तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये ग्राउंड पर दोबारा नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। और ये मान लो इट इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग के, मतलब ये एक फोर्स F है, उससे खींच रहे हैं, तो इस पर एक फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है। तो फ्रिक्शन एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग का मतलब एफ आर इज इक्वल्स टू एफ, और एफ आर को हम लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एन, और ये हो जाएगा इक्वल टू एफ। ठीक है, और बात करते हैं, और एफ किसके बराबर हो जाएगा, बात को समझना। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिक चीज। अब बात करते हैं कि अगर ये अगर फ्रिक्शन है, तो ये ऐसे और ऐसे अगर ज्वाइन कर दे, तो ये मेरा टोटल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। और यहां पर अगर ये एंगल, ये वाला, ये लैम्डा मान लो या अल्फा मान लो, तो यहां से tan ऑफ अल्फा जो है वो क्या लिख सकते हो आप, tan अल्फा परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा म्यू एन अपॉन एन, तो ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, बेसिकली मतलब एफ आर अपॉन एन, तो ये हो जाएगा म्यू एस। तो यहां से मेरे पास tan ऑफ एंगल अल्फा दैट इज ऑफ रिपोज इज इक्वल्स टू म्यू एस, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे बात करते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है। एंगल ऑफ रिपोज इज दैट एंगल एट विच द स्लाइडिंग स्टार्ट्स ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस, मतलब ये इंक्लाइंड सरफेस अभी तक रफ है, और इस पर देख लो फोर्स यहां लगेगी एम जी साइन थीटा, यहां पर फोर्स लग रही है ऐसे एम जी कॉस थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो, और ऊपर लग रही है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और यहां पर लगेगा इसका फ्रिक्शन। तो एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, तो एफ आर हो जाएगा म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा, और हमारा एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, तो अब हमें एंगल निकालना है। तो एट थीटा इज इक्वल्स टू थीटा आर, जहां पर ये स्लाइडिंग स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, कैसे निकालेंगे ये समझो। tan थीटा कैसे निकालेंगे, यहां से आ जाता है एम जी कॉस थीटा, और ये बराबर होना चाहिए एम जी साइन थीटा के, एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, तो यहां से मेरे पास tan थीटा जो है वो आ रहा है म्यू एस के बराबर। वैल्यू न्यूमेरिकली सेम है, बट कॉन्सेप्ट आप समझो क्या है। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। उस टाइम एंगल अगर थीटा आर है, तो यहां पर लिख दो tan थीटा आर इज इक्वल्स टू म्यू एस। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। अब एक क्वेश्चन करा देता हूं, ताकि आपको फील आ जाए कि हमारा भैया फ्रिक्शन को क्वेश्चन में कैसे यूज करना है। थ्योरी तो दुनिया को पता है, तो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि इन द फ्रिक्शन इन द फिगर, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द 4 kg ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज 0.2। तो
हमारा 4 kg ब्लॉक ये है और ये हमारा 2 kg ब्लॉक है। और बोला गया है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो है 0.2 और जो इन ब्लॉक्स के बीच में है वो है 0.3। और बोला गया कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो हम 4 kg ब्लॉक पर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, और उसको ग्रेजुअली आप इंक्रीज कर रहे हो। तो मैं बोला कि फाइंड द वैल्यू एट विच स्टार्टिंग स्टार्ट्स एट द बॉटम सरफेस एंड देन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि अगर यहाँ पर ब्लॉक मूव कर रहा है तो डेफिनेटली ये ब्लॉक 2 kg का इधर से मूव करना स्टार्ट करेगा तो इस पर एक फ्रिक्शन F2 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। और ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो F1 इधर लग जाएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, फ्रिक्शन ऑन द लोअर पार्ट, बेसिकली यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन ऑन लोअर बॉटम, वो हो जाएगा कितना म्यू एस इंटू एन। तो ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड विद आपका आ जाएगा 4 प्लस 2 इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 60। तो ये हो गया आपका 120, तो 12 न्यूटन फ्रिक्शन एट लोअर बॉटम। और फ्रिक्शन एट लोअर दिस लोअर एंड दिस अपर सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 20, ये हो जाएगा आपका 6 न्यूटन। फिर बात करते हैं, अगर मैं आपको बोला है कि एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, तो बेसिकली अगर एक्सेलरेशन ए मान लो तो एक्सेलरेशन ए हो जाएगा F माइनस 12 बाई 6 न्यूटन, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन ऑन 2 वो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, जो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अब यहां पर आ रहा है तो हो जाएगा F माइनस 12 बाई 6। और ये आपका है, अगर यहाँ पर फोर्सेस बैलेंस हो रही है तो ये आपका मास मल्टीप्लाई कर देंगे F माइनस 12 बाई 6 से, मास कितना है आपका 2, और ये आपका F2 के बराबर होना चाहिए, तो ये 6 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आपकी वैल्यू F की जो आ जाएगी, F की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 30 न्यूटन, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, टाटा, सी यू, गुड बाय।